हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं श्रुति अजय गुप्ता मोस्ट वेलकम करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हेलो स्टडीज में। अगेन आज आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ का लेक्चर वीडियो लेके आई हूँ, जो कि हमारा ऑलरेडी चल रहा था। कौन सा चल रहा था देख लीजिए, 2.6। ठीक है, 2.6 हमारा चल रहा था, जिसमें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड 10th मैथ अलजेब्रा 1। आज इसका लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। विदाउट लेट स्टार्ट करते हैं। 3 क्वेश्चन हमने आपको ऑलरेडी क्लियर करवा दिया है। आप लेक्चर 1 में जाइए, देखिए, और उसके पहले की जितने भी वीडियोस हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाइए, सर्च कीजिए, मिल जाएगा। स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड 8 के भी सेकंड पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। 9 का तो टोटल आपको फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, मतलब अलजेब्रा का। ओके, चलो। विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years। देखो हमने यहाँ टिक करके रखा है। देन वन बहुत ज्यादा ये दिए है ना, देन आ गया, मतलब ध्यान दो कि आपको करना क्या है वहाँ पे। विवेक ओल्डर है, बड़ा है किशोर से, बाय 5 years, 5 साल बड़ा है। ओके, आगे। The sum of the reciprocals of their ages is 1/6। रेसिप्रोकल, ये वर्ड से तो आप भली भांति परिचित है, बहुत अच्छे से जानते हैं रेसिप्रोकल क्या होता है। क्या होता है रेसिप्रोकल? अगर कोई भी नंबर आपका 2/5 इस तरह से लिखा है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 5/2, जस्ट अपोजिट। क्लियर है? अब आप बोलेंगे कि फिर इन नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा? तभी भी ध्यान दो, जो सिंगल नंबर्स होते हैं वो सिंगल नहीं, उसके नीचे 1 तो होता है ना। Always 1 is present in denominator, प्लीज याद रखो। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/9, 1/2 एंड 1/3। ठीक है, हो रेसिप्रोकल आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो दोनों उनका जो उनकी एज है, किसकी किसकी? एक विवेक की और किशोर की। किशोर की एज, फाइंड द प्रेजेंट देयर प्रेजेंट, उनकी प्रेजेंट एज को आपको फाइंड करना है। तो देखो किशोर की एज हमको नहीं पता, विवेक की एज भी नहीं पता, बस ये पता है कि विवेक की जो एज है किशोर की एज से 5 साल ज्यादा है। तो किशोर की एज को हम क्या ले लेंगे? x ले लेंगे। ठीक है, और विवेक की एज x+5, क्योंकि ये किशोर की एज से 5 साल ज्यादा है, x+5। अब देखो क्या दिया है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस। ये आपकी किशोर की एज है और ये किसकी है? विवेक की एज है। ठीक है, ये किशोर की एज इतनी है, किशोर की इस एज में 5 को प्लस कर दिए तो ये किसकी एज बन गई? विवेक की एज। अब देखो सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस। अब रेसिप्रोकल, अब इसके नीचे तो कुछ नहीं है, हमने क्या कहा था अभी आपको बताया था, जिसके नीचे कुछ नहीं है। तो ये दोनों का रेसिप्रोकल करना, मतलब 1/x एंड 1/x+5। और क्या बोल रहा है? सम। ये दोनों का सम करने पे हमें क्या मिलेगा? देयर एज इज 1/6, ये मिलेगा। 1/6 को रेसिप्रोकल नहीं कर देना, मुझे पता चल रहा है इसको 6/1 कर दिए। ये गलती कभी नहीं करना। क्यों? ये ऑलरेडी आपको गिवन है। सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस, इनके जो एजेस को रेसिप्रोकल करोगे उसका सम करोगे तब आपको कितना मिलेगा? 1/6। तो ये आपका फॉर्म हो गया, इक्वेशन फॉर्म हो गया। ठीक है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो हमको प्रेजेंट एज फॉर्म करना है। देखो ये भी रफ में समझा, ध्यान दो। ठीक है, तो इनके प्रेजेंट एज को फाइंड करना है। प्रेजेंट एज को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? कुछ है क्या? सिंपल सिंपल, आपको ये चीजें तो मालूम है कैसा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या किया जाता है? ये सिंप्लीफाई, ये x+5 1 से जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? x+5 आएगा। ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो भी आपका x ही आना है, कुछ नहीं आएगा। और नीचे भी ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्लियर है? और ये क्लियर होने के बाद आपका क्या होगा? ये 6 डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और यहाँ का जो डिनोमिनेटर इधर न्यूमरेटर में चला जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम सीधे सीधे आपको सॉल्व करवाते हैं, आपको खुद क्लियर होगा। ठीक है, ओके, प्लीज अच्छे से ध्यान दो। अच्छा, किशोर की एज कितनी है? हमने x लेना है। क्यों? क्योंकि किस एज तो किसी की नहीं मालूम है ना। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर बी, क्या लेंगे? x। ठीक है, x ईयर्स करेंगे, हमें नहीं पता कितनी है x ईयर्स। एंड किसकी लेना है? विवेक। विवेक उससे कितने साल बड़ा है? 5 साल बड़ा है। ठीक है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ, ये आपको टेक्स्ट कॉपी में, ये नोट कॉपी में एंड आपके एग्जाम्स में जैसा लिखना है बिल्कुल वो ट्रिक से बताना। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ विवेक, विवेक बी, क्या? x किशोर की है, तो किशोर से कितना? 5 साल बड़ा, x+5 years। चलो, दोनों का भी बन गया। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन में देखना है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या दिया है? कंडीशन दिया है कि किशोर की जो एज है ना, उससे 5 साल बड़े विवेक की एज है, और दोनों का जो उसके दोनों की एज का रेसिप्रोकल का सम करते हैं तब हमें 1/6 मिलता है। तो दोनों की एज को पहले लिखेंगे। सबसे पहले लिखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग
टू द गिवन कंडीशन। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन अब क्या है, सबसे पहले हमें क्या देखना है, किसकी एज है, विवेक नहीं सॉरी किशोर की एज, किशोर की एज x है, ठीक है, विवेक की एज x प्लस 5 है। अब देखो अब क्या करना है, ये आपका क्या हो गया x और x प्लस 5, अभी सीधे सीधे हम आपको बता रहे, ध्यान दो, x और x प्लस 5, x आपकी किशोर की होगी, ठीक है, और x प्लस 5 किसका हो गया, विवेक का हो गया। तो हम क्या लिखेंगे गिवन कंडीशन में, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस, ठीक है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल, ये कंडीशन दी। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल, तो सम ऑफ द रेसिप्रोकल पहले लिख लो, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन सम ऑफ द, लिख लो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको ना याद रहेगी ये चीजें, ठीक है, रेसिप्रोकल, देखो ऑलरेडी लिखे हैं यहाँ पे, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस, ऑफ देयर एजेस इज कितना 1/6। देयरफॉर अब बनाओ कंडीशन, आपको सीधे सीधे रेसिप्रोकल कर रहे हैं, ध्यान दो, x है तो 1/x लिया, प्लस x प्लस 5 है तो 1/x प्लस 5 लिया, इज इक्वल टू 1/6, बन गया आपका, कंडीशन बन गई। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, आपको लिखना हो तो लिख सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपका, ये इधर आ गया x प्लस 5, ये प्लस आपका सेंटर में, चलो इसे ब्रैकेट में कर देते हैं, और ये x इधर आ गया, क्लियर है। उसके बाद इसे एज इट इज करेंगे, x मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 5, देखो इस तरह से फॉर्मेशन होगा, अब ये हो गया 1/6, क्लियर है। अब देखो पहले इसे सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, चलो करते हैं, देखो x प्लस एक्स, आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ऐसा आएगा ना, x प्लस 5 प्लस एक्स, ठीक, ऐसा ही आएगा। तो हम सीधे सीधे सिंप्लीफाई करते हैं, क्या होगा, चलो ठीक है, आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप बता देते हैं, ये हो गया आपका x² और ये हो गया आपका 5x अपॉन 1/6, ओके, देयरफॉर ये हो गया 2x प्लस 5 अपॉन x² प्लस 5x इज इक्वल टू 1/6। चलो यहाँ तक ये क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया, आपको समझ आया, कितना एकदम सिंपल है, सिंपल वे में हमने आपको समझाया, क्योंकि ये तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना, इसे इतना माइंड में एकदम स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपने ऐसे सॉल्व किए हैं ऑलरेडी, ठीक है, ये आपका सिंप्लीफाई हो गया। अब क्या करेंगे हम, ये जो 6 डिनोमिनेटर में है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, इधर का डिनोमिनेटर इधर न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है, दोनों भी मल्टीप्लाई में जाएंगे तो क्या होगा, तो देयरफॉर लिखते हैं, यहाँ पर लिखे, ओके, देयरफॉर 6 आपका मल्टीप्लिकेशन पे चला गया, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू x² प्लस 5x, ठीक है, बन गया। अब देखो, अब इसे पहले सिंप्लीफाई कर लो, देखो 6 2 से कितना होता है 12x हो गया, 5 6 30 इज इक्वल टू x² प्लस 5x। यहां तक समझा। अभी आपका एक क्वेश्चन बन रहा है, और एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे कंडीशन ओनली 1 है, 1/6 जो है एक ही कंडीशन है, इसलिए आपको वेरिएबल्स भी एक लेना है, x एंड y ऐसे अलग अलग नहीं ले लोगे कि क्या है, किशोर की x ले लोगे और इसकी y ले लोगे, वैसा नहीं, किशोर से कितना बड़ा है, किशोर से 5 साल, तो भाई किशोर की एज लिखोगे तभी तो उसके साथ में प्लस करोगे, y लिखोगे तो कंडीशन कहां से क्रिएट होने वाली है, क्लियर है। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, लीनियर इक्वेशन में आपका x एंड y रहता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम वेरिएबल्स रहते हैं, ध्यान रखो, ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, ये पूरे को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास 0, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ 0 कर देते हैं, x² प्लस 5x, 12x प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, 30 आपका प्लस में है तो ये भी आपका माइनस हो गया, ठीक। अब देखो क्या क्या सॉल्व कर सकते हैं, 5x और 12x को आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 5 - 12 या 12 - 5 जो भी बोलो, x² तो हमने लिख दिया, ठीक। आप 12 में से 5 को आप माइनस करते हो तो क्या आएगा आपका आंसर, 7। लेकिन हाँ ये ध्यान रखो, ये माइनस है और ये प्लस है, बड़े डिजिट क्या है, माइनस है तो हम माइनस ही लेंगे, 7x और ये -30 हमारा x। अब इसको सिस्टमेटिक लिख सकते हैं, ये क्या बना, अभी कुछ नहीं बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिस्टमेटिक लिखेंगे तो हमारे को समझ में आएगा, x² - 7x - 30 इज इक्वल टू 0। देखो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या बना, इधर का पूरा हमने इधर कर दिया, इसको 0 को उधर कर दिया, ट्रांसफर कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, देखो कितना अब सिस्टमेटिक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब बस इसके बाद क्या करना है ये तो आपको भी मालूम है, ठीक है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, स्प्लिट करना है, उसके बाद फिर प्लस माइनस करके आपको ये नंबर निकालना है, 2 पार्टीशन करना है, 2 पार्टीशन के बाद फिर जो कॉमन निकलता है उसे लेना है, और फिर उसके बाद सबकी वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करके फिर आपको वैल्यू निकालना है,
और फिर बस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना है। इसके बाद के प्रोसीजर तो आपके लिए बहुत ईजी है, तो ये तो आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि क्या ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको ऑलवेज दिए गए हैं, है ना। ये वर्ड प्रॉब्लम में अभी दिया गया जिसके कारण ये इतनी मगजमारी हो रही है। तो चल करते हैं। तो देखिए आपको क्या दिया, 30 एंड एक्स स्क्वायर। 30 और एक्स स्क्वायर में आप क्या करेंगे, 30 एक्स स्क्वायर हो गया आपका, मल्टीप्लाई किया तो ध्यान दो यहाँ माइनस है तो माइनस 30 एक्स स्क्वायर। हमको ऐसे स्प्लिट करना है कि आपको माइनस 30 एक्स स्क्वायर चाहिए, और प्लस में माइनस क्या करते हो, जो भी करते हो आपको क्या चाहिए, माइनस 7x चाहिए। तो कौन से ऐसे नंबर्स लोगे, 10 3 से 30 होता है, ओके, और 10 में से 3 को माइनस करोगे तो आपका 7x होता है। तो चलो 10x हमने लिख दिया और 7x हमने लिख दिया, सॉरी 3x हमने लिख दिया, ठीक। अब इसमें सिंबल कहाँ से आना है, तो फर्स्ट का सिंबल तो यहीं से आएगा, बड़े डिजिट कभी भी पहले रहता है, याद रखो। अब ये सेकंड का सिंबल माइनस माइनस आपका हो गया प्लस, ठीक। ये आपका मल्टीप्लिकेशन का हो गया। अब इधर आपको प्लस माइनस क्या करना है, जो भी करना है आपका क्या आना चाहिए, माइनस 7x बन गया ये आपका फॉर्म है। चलिए आगे करते, स्प्लिट करना है डायरेक्ट, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको नहीं लिखोगे, ये दो भी नंबर्स को लिखना है ना जो हमने स्प्लिट करके लिया है, माइनस 10x प्लस 3x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ओके, पार्टीशन कर दीजिए। क्या होगा, कॉमन निकालना है जल्दी से, टेकिंग कॉमन, लिखना हो लिख लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, टेकिंग कॉमन। ओके, x आपको कॉमन हो गया तो x माइनस 10 हो जाएगा, प्लस 3 आपका कॉमन हो गया तो यहाँ पर भी x माइनस 10। यहाँ तो देखने की जरूरत ही नहीं है सेकंड में, क्यों देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एज इट इज बिल्कुल सेम इसके जैसा ही आना चाहिए, आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपका x माइनस 10 आ गया, क्योंकि ये दोनों को एक बनाना पड़ता है ना, तो x माइनस 10 आपका एक हो गया। सेकंड आपका क्या बचा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब देखिए ये 0, ये दोनों की भी वैल्यू दोनों के प्रोडक्ट में आएगा, हमको नहीं पता अब ये कौन सा हमको वैल्यू देके जाएगा, किसका मल्टीपल क्या हो। तो हम क्या करेंगे, दोनों में 0 रख के देखेंगे। ओके, देयरफॉर x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब सिंप्लीफाई करो, 0 के उधर चला जाएगा माइनस 10, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 10, और यहाँ पर x के उस साइड चला गया 3 तो माइनस 3। अब यहाँ आने के बाद हमने क्या कहा था, सीधे सीधे आप क्वेश्चन में आ जाना, फिर ये इतना आंसर निकला तो सीधे सीधे क्वेश्चन में आ जाओ, और क्या दिया वो देखो। तो यहाँ क्या दिया, विवेक मतलब पूछा क्या है, एज पूछा है। एज कभी माइनस में होती क्या, एज कभी भी माइनस में होती क्या, एज तो हमेशा पॉजिटिव होती है, बढ़ती एज होती है ना, घटती हुई एज कहाँ होती है, कभी माइनस में नहीं होती एज, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखा था आपने, परिधिज एज, ठीक है। तो आपको सॉरी प्रगतिज एज, प्रगति नाम भी भूल रहे हैं, ओके। तो माइनस में नहीं होती, तो ये क्या है आपका, एज कैन नॉट बी निगेटिव। आप क्या लिखेंगे, बट एज कैन नॉट बी निगेटिव, ठीक है। एज कैन नॉट बी निगेटिव, ओके। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 3 इज नॉट पॉसिबल, ऐसा लिख दीजिए बिल्कुल। तो आपको क्या सामने वाले को भी समझ आ जाएगा कि हाँ इन्होंने आंसर बराबर तरीके से निकाला है, ओके। देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 इज करेक्ट आंसर होगा। तो x इज इक्वल टू आपका 10 मिला है हमको। अब हमें क्या करना है, यहां कर देंगे, x इज इक्वल टू 10 आ गया आपका, ठीक है। अब x किसकी वैल्यू होगी, x इज इक्वल टू 10 इज किशोर वैल्यू, ऐसे लिख दीजिए, 10 इज किशोर, नहीं बनता नीचे, एज, ठीक है। मतलब x किसकी एज हो गई, किशोर की, क्योंकि हमने x फाइंड किया था ना किशोर को x फाइंड किया। चलिए अब ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, ये वाला फॉर्म कभी भी साइड में करके रखिएगा, हमको थोड़ा सा ये इधर उधर हो रहा है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 10 इज किशोर एज हो गया, तो क्या करेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10, तो देयरफॉर क्या होगा आपका, x प्लस 5 निकालेंगे, विवेक एज। देयरफॉर विवेक एज इज x प्लस 5, ठीक है। x प्लस 5 इज इक्वल टू 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15, ठीक। तो लास्ट में लिख दीजिए, देयरफॉर किशोर एंड विवेक एज इज कितना, 10 एंड 15 रेस्पेक्टिवली लिखना बहुत जरूरी है अगर आप एक साथ लिख रहे हैं तो, ठीक है। ओके, हो गया क्लियर, दोनों केस फाइंड हो गए, दोनों केस मिल गई, अच्छा समझ में आ रहा है कि नहीं। और पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश करें। देखो फर्स्ट में आप इधर आइए, सेकंड इधर आइए, थर्ड आपका ये हो गया। अब ज्यादा हार्ड नहीं है, इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, रफ में हमने बहुत अच्छे से समझा भी दिया है आपको।
रिवाइंड कीजिए, नहीं समझता थोड़ा सा खुद से सॉल्व कीजिए, फिर नहीं समझता फिर वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ध्यान बस इतना देना है कि किशोर की एज से 5 साल बड़ा है, मतलब जो किशोर की एज है उसी में 5 करोगे, ठीक है, उसी में 5 को जोड़ दोगे, उसका रेसिप्रोकल करोगे और उसको ऑलरेडी आपको गिवन है 1/6, तो आपको फॉर्म हो गया और उसे सिंप्लीफाई करके सॉल्यूशन निकाल लिया। नोट डाउन करो 5 टाइम्स x प्लस 10 सेकेंड टेस्ट का हो गया और स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टेस्ट आपका x हो गया, ठीक है। ये दोनों भी आपके क्लियर हो गए। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करेंगे, 5x प्लस 5 10 50 ये बनेगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऐसा ही कुछ बनेगा ना, ऐसा कुछ क्या, ऐसा ही बनेगा। तो ये आपका क्या बनेगा, अभी तो बना नहीं है, खैर अब क्या करेंगे आप, ये 5x है इसे इधर ट्रांसफर कर देंगे 5x प्लस 50 को, तो क्या करेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। पूरा को आप ट्रांसफर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x आपका प्लस में तो माइनस में चला जाएगा एंड 50 भी आपका प्लस में तो माइनस में चला जाएगा। अच्छा, आपको अभी लग रहा होगा कि हमने इसके पहले भी क्वेश्चन में हमने क्या किया था, 0 इधर क्या एक्स स्क्वायर को ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्या लग रहा होगा आपको, कोई बात नहीं, ऐसा भी करके देखो, सेम आने वाला है। उसमें क्या है, थोड़ा सा देखो हम आपको बताते हैं। जैसे ये आप एक्स स्क्वायर को यहाँ ट्रांसफर करने वाले हैं, चलो यहाँ आपका 0 बचेगा, कर देते हैं, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में तो माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर को तो आपको फर्स्ट में ही रखना पड़ेगा ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, प्लस 5x प्लस 50 है ना इज इक्वल टू 0। अभी क्या हो रहा था, ये 5x और 50 जो है इधर जा रहे थे तो दोनों भी माइनस में हो रहे थे, अब यहाँ x माइनस में है, ठीक है। तो ये सामने ऐसा माइनस, ये तो शोभा नहीं होता, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस तरह से तो फॉर्म नहीं करते। तो यहाँ अगर आपको ऐसा लेना है तो आप क्या करेंगे, ये माइनस को इधर ट्रांसफर करते जाएंगे, ठीक है। तो ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, ये जो प्लस है ये माइनस हट जाएगा, ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस और प्लस माइनस, मतलब यहाँ पर फिर से बन गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0 बन गया। एक स्टेप चाहे इधर से बढ़ा लो चाहे इधर से बढ़ाओ, दोनों साइड से आपको 1 स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ लेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही, आपको उधर से करना है इधर से कीजिए, इधर से करना है इधर से कीजिए, मतलब आपको जो इजी लगता है, जो कंफर्टेबल लगता है ना। लेकिन हम क्यों ऐसा बता रहे हैं, बार बार ये माइनस से आप इधर चेंज करेंगे उधर चेंज करेंगे, इससे अच्छा क्या करना है कि आप आपको पूरा ट्रांसफर कर देंगे तो 0 बचेगा, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 ये डायरेक्ट बन गया है ना। और फिर हम इसे डायरेक्ट ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा और ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, सीधे सीधे ट्रांसफर होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0, ठीक है, बन गया। अब ऐसा नहीं पूरे को इधर ट्रांसफर करेंगे तो सिंबल चेंज करना, ये वाला काम नहीं। यहाँ क्या हो रहा है, ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बना रहे हैं, तो दोनों को इक्वल डिवाइड कर रहे हैं, दोनों को इक्वल सेंड कर रहे हैं, ये पूरे का पूरा इधर सेंड हो रहा है, ये पूरे का पूरा इधर सेंड हो रहा है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब ये और सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि देखो अगर यहाँ पर 5 होता था तो चलो ठीक है हम 5 से सिंप्लीफाई कर सकते थे, तीनों में भी 5 है, बट हियर इज नॉट एनी नंबर, यहाँ सिर्फ एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब उसके बाद क्या सॉल्व करना है वो तो आपको मालूम है, ठीक है। तो एक काम करो, हम तो आपको सॉल्व करके बताएंगे, चलिए 2 मिनट का आपको थोड़ा सा समय देते हैं, आप खुद से सॉल्व कीजिए और बताइए कैसा होता है, फिर हमारे आंसर से आप मैच कीजिएगा, बताइए यार आपको पता है यार आप करेंगे, एक बार करके देखिए। देखिए आपने सॉल्व किया तो ऐसा आया, मैच करके देखो, ध्यान दो, हमें पता है आपका आया होगा क्योंकि आप इतने सॉल्व करते जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आगे क्वेश्चन 4 तक आपने वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किया, तो ये तो फिर इजी है, चलो फिर भी है ना। देखो लेट द स्कोर ऑफ श्रेयस इन द फर्स्ट टेस्ट बी x, हमने कहा था हमको श्रेयस का स्कोर देखो क्या दिया है, फाइंड हिज स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। श्रेयस के स्कोर के बारे में बोल रहा है ना, फर्स्ट टेस्ट में जितना मिला था उसे 10 उसे कितना मिला था, 10 मार्क्स ज्यादा मिले थे। अब क्या बोला है सेकंड में, 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट इज द सेम, ठीक है। सेकंड टेस्ट में जो उसको स्कोर मिला था उसका 5 टाइम्स का इक्वल है, कौन सा, द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट, स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट, मतलब फर्स्ट टेस्ट में जितना मिला, फर्स्ट टेस्ट में कितना मिला, x मिला, x का स्क्वायर, x के स्क्वायर का सेम है, क्या सेम है, जो सेकंड टेस्ट में जितना मिला उसको 5 टाइम्स, बताइए। देखो तो देखो कंडीशन क्या है वो हमको अच्छे से समझना है, ठीक है। देखो लेट द स्कोर ऑफ श्रेयस इन द फर्स्ट टेस्ट बी x, ओके, स्कोर इन द सेकंड टेस्ट, तो भाई जब फर्स्ट में x मिला तो सेकंड में उसको 10 ज्यादा मिला है तो x प्लस 10 हो गया, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट टेस्ट का हो गया, उसमें प्लस हमने 10 कर दिया, ओके। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन देखो 5 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। स्कोर इन द सेकंड टेस्ट ये आपको बिल्कुल लिखना है, तब समझ में आएगा, आपके लिए भी क्लियर हो जाएगा। 5 टाइम्स स्कोर इन द सेकंड टेस्ट, स्कोर इन द सेकंड टेस्ट इन द सेंस x प्लस 10, तो 5 टाइम्स मतलब ये बन गया आपका, ठीक है। एंड इज सेम मतलब इक्वल हमने लिख दिया। अब स्क्वायर ऑफ स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट में जितना स्कोर किया उसका स्क्वायर, तो देखो ये कैसे बन गया, 5 टाइम्स स्कोर इन द सेकंड टेस्ट इज इक्वल टू स्क्वायर स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट, ओके।
हो गया क्लियर? बस अब इसके बाद तो आप सॉल्व कर सकते हैं, हमने रफ में भी बताया आपको। ठीक है, अब क्या करना है, इससे सीधे सीधे आप लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, पूरा ट्रांसफर कर देंगे, इधर जीरो आ गया, जीरो आया तो क्या हो गया, ये पूरा आपका इधर का जो है माइनस में चला गया, सिंबल चेंज हो गया ना। हमने आपको एक सेकंड प्रोसीजर, एक और प्रोसीजर बताया था कि आपको एक्स स्क्वायर को इधर ले लो तो क्या होगा, फिर एक्स स्क्वायर, एक्स जो है यहाँ पे प्लस में, एक्स स्क्वायर माइनस में चला जाएगा, फिर धीरे धीरे ट्रांसफर होके सेम ही बनना है। तो ऐसे ही क्यों ना कर लो, क्यों इतना मगजमारी करना। ठीक है, अब फिर उसके बाद फिर इसे दोनों को पलट दो, इसकी प्लस पे इसको दे दो, इसकी प्लस पे इसको दे दो, हो गया बस। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ हमने किया है, सीन हो रहा है आपको, माइनस 50x², ये मल्टीप्लाई किया फर्स्ट टर्म में, थर्ड टर्म को माइनस 50x² आया, अब इसको स्प्लिट करेंगे, 2 पार्ट करेंगे, जिसका प्लस माइनस कुछ भी करने पर आपको -5x मिलना चाहिए। 10 5 50 होता है और 10 में से 5 को माइनस करो तो 5x आता है। ओके, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही है बात? अब देखो हमें करना क्या है, यहाँ से लेंगे तो हमको ये माइनस सिंबल, फर्स्ट वाला हमको माइनस सिंबल देगा, और ये आपको ऑलरेडी माइनस में 50x², तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो -10 प्लस -10x प्लस 5x लिख दिया हमने, क्योंकि ये हमको -5x दे रहा है। स्प्लिट किया, ये 2 पार्टीशन किया, 2 पार्टीशन करने के बाद हमने क्या किया, कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकालने के बाद जो एक्स्ट्रा बचा उसे सेकंड ब्रैकेट में कर दिया। अब दोनों इज इक्वल टू 0 है, हमें नहीं पता किससे वैल्यू मिलने वाली, कौन किसका मल्टीपल है, हमने दोनों को 0 दे दिया इक्वल। अब देखिए x इज इक्वल टू 0 10 आया, और इधर x इज इक्वल टू -5। यहाँ आने के बाद हम सीधे सीधे क्या बोलते हैं, क्वेश्चन में जाओ। क्वेश्चन में जाओ, आपसे क्या पूछा है, तो आपसे क्या पूछा है, जो टेस्ट दिया उसका स्कोर, तो स्कोर कभी माइनस में आता क्या, भाई कितना भी होगा 0/8 0 ही मिलेगा ना, 0 से कम तो नहीं दे देंगे ना, है ना। 20 मार्क्स का भी पेपर है, अगर बच्चे ने कुछ भी नहीं लिखा है तो कितना मिलेगा, 20 में से कितना मिलेगा, उसको 0 मिलेगा, लेकिन 0 से कम मिलता क्या, नहीं, कभी नहीं मिलता। तो ये आपका नॉट पॉसिबल, बट द स्कोर कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इज इक्वल टू -5 इज नॉट पॉसिबल, ये लिख दिया आपने। और फिर ये आपका रियल आंसर, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10। ओके, तो हमको क्या पूछा क्वेश्चन में, फाइंड हिज स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट, किसका, सुयश का। तो स्कोर ऑफ सुयश इन द फर्स्ट टेस्ट इज 10 मार्क्स, फर्स्ट टेस्ट में उसको कितना मिला, 10 मार्क्स मिला। क्लियर हो गया? अब आपसे क्या, यहाँ तक तो आपको खत्म हो गया, ठीक है ना, यहाँ तक कि आपकी प्रोसीजर खत्म, आपको जो चाहिए था 10 मार्क्स, चलो ब्रैकेट में कर देते हैं, इससे जल्दी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। अब आपको वेरीफाई करके सिखा दें कैसा होता है, आप समझ नहीं पा रहे होंगे अगर ये क्या है, तो देखो 5 टाइम्स स्कोर इन द सेकंड टेस्ट, आपको क्या हुआ, ये 10 मार्क्स मतलब x की वैल्यू निकल गई। ठीक है, सेकंड टेस्ट में उसको कितना मिला, तो सेकंड टेस्ट में उसको x से 10 ज्यादा मिला, मतलब x आपका 10 आया, तो 10 प्लस 10 कितना हो गया, 20, 10 मार्क्स ज्यादा मिला, मतलब सेकंड टेस्ट में उसको 20 मिला। क्लियर हो गया? अब देखो क्या पूछ रहा है, 5 टाइम्स स्कोर इन द सेकंड टेस्ट, मतलब 5x प्लस 10, तो देखो 5 टाइम्स स्कोर इन द सेकंड टेस्ट, तो सेकंड टेस्ट में उसको कितना मिला, 20 मिला, इज इक्वल टू कितना, स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट का स्क्वायर। तो आपको फर्स्ट टेस्ट में उसको कितना मिला था, 10 मिला। ठीक है, फर्स्ट टेस्ट में 10 मिला, 10 का स्क्वायर, ये दोनों भी इक्वल है, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, हो गया, 25 100 एंड 10 10 100, आ गया कि नहीं इक्वल। अभी वेरीफाई करने पे आपको सब चीजें, इसको आप साइड में करके रख लीजिए आपके लिए। ठीक है, वेरीफाई करने पे देखो आपको क्लियर हो रहा, मतलब ये और ये दोनों भी इक्वल हैं, ये और ये दोनों भी, उसके जितने भी स्कोर्स आए, पहला जो स्कोर आया अगर उसको स्क्वायर करेंगे, फर्स्ट टेस्ट का जो स्कोर है उसको अगर स्क्वायर करेंगे, और जो सेकंड टेस्ट में जो स्कोर आया उसका 5 टाइम्स लेंगे, तो वो दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, इक्वल होगी, मतलब 100 आ गए। क्लियर है, समझ आया, नोट डाउन करो, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ते तो आपको चीजें क्लियर होती। ठीक है, ओके, नोट डाउन कर लीजिए, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, श्रेयस स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर इन सेकंड टेस्ट, श्रेयस स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर इन सेकंड टेस्ट, ठीक है, देन दैट इन द फर्स्ट में जितना भी उसको मार्क्स मिला था उससे 10 मार्क्स मोर उसको किसमें मिला, सेकंड। देर आया, ध्यान दो, हर बार बता रहे हैं और बताएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ताकि आपके माइंड में एकदम सेट हो जाए जाके। ठीक है, फर्स्ट में जितना भी आया उससे 10 मार्क्स उसको मोर आया, ज्यादा आया। 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट, सेकंड टेस्ट में जितना भी आया उसका 5 टाइम्स बोल रहा है, मतलब मल्टीप्लाई, है ना। 5 टाइम्स मतलब आया मतलब मल्टीप्लाई, हर वर्ड को ध्यान देना। सेकंड टेस्ट इज द सेम मतलब इक्वल एज स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट में जितना भी आया उसका स्क्वायर करने पर, ठीक है, फर्स्ट टेस्ट में जो भी आया उसका जो स्क्वायर रहेगा उसके इक्वल है। कौन सा नंबर, उसने जो सेकंड टेस्ट में जो स्कोर किया था वो उसके 5 टाइम्स का सेम रहेगा। बहुत ध्यान देना, अभी फाइंड द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट, तो आपको फर्स्ट टेस्ट का स्कोर फाइंड करना है, सिर्फ फर्स्ट टेस्ट का फाइंड करना है, कुछ फाइंड नहीं करना है, लेकिन हम वेरीफाई करके वो भी बताएंगे।
आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ वेरीफाई करके पूरा क्लियर करेंगे, टेंशन मत लो। तो देखो क्या दिया है, श्रेयस स्कोर 10 मार्क्स मोर, ठीक है, इन सेकेंड टेस्ट। तो 10 मार्क्स मोर बोला है मतलब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। देन दैट इन द फर्स्ट टेस्ट, अब फर्स्ट टेस्ट हमको नहीं पता तो हम फर्स्ट टेस्ट को क्या लेंगे, x ले लेंगे और सेकंड में x प्लस 10, ठीक है। ये आपका फर्स्ट टेस्ट हो गया और फर्स्ट टेस्ट से ज्यादा 10, ठीक है, मोर हो गया, मतलब ये सेकंड टेस्ट हो गया। तो फर्स्ट टेस्ट हमने क्या माना, फाइंड द स्कोर ऑफ द फर्स्ट टेस्ट, हमको फर्स्ट टेस्ट का स्कोर दिख रहा है, हमने इसको x ले लिया और इसे x प्लस 10 ले लिया सेकंड टेस्ट को, क्योंकि सेकंड में क्या है 10 ज्यादा है। ये पहले फर्स्ट वाला लाइन देखो, फर्स्ट वाला लाइन क्लियर हो गया। अब देखिए सेकंड में 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट, ये आपका सेकंड टेस्ट है, तो 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट बन गया आपका, 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट इज सेम मतलब इक्वल किसके, एज स्क्वायर ऑफ द स्कोर, हमने स्क्वायर कर दिया। अब ये किसका स्कोर है देखना, स्कोर ही था फर्स्ट टेस्ट में कितना स्कोर किया, एक्स स्कोर किया, ठीक है। तो फर्स्ट टेस्ट में जो एक्स स्कोर किया उसके स्क्वायर का इक्वल है 5 टाइम्स सेकंड टेस्ट, क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 वहां तक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दो, इतना बड़ा है, थोड़ा हमको स्पेस की प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर भी क्वेश्चन इसलिए लिखे ताकि क्या है सामने रहता है तो समझाने में ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। बुक से हम आपको दिखाएंगे समझाएंगे, आप भी थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, हम भी क्या है आपको समझाने में इंटरेस्ट नहीं आता, यहाँ देखेंगे इंटरेस्ट ज्यादा आता है। तो ध्यान दो, मिस्टर कासम रन्स अ स्मॉल बिजनेस, ठीक है, एक छोटा बिजनेस चलाते हैं मिस्टर कासम ऑफ मेकिंग अर्दन पॉट्स, क्या बनाते हैं, अर्दन पॉट्स पता है ना आपको, मटके वटके बनाते हैं जो। तो देखो एक छोटा सा बिजनेस चलाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं बहुत, है ना, और अर्दन पॉट्स बनाते हैं। ही मेक्स सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस, सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स मतलब बनाते हैं कुछ पॉट्स, उनसे जितना बनता है उतने पॉट्स डेली बेसिस पे बनाते हैं, ठीक है, जितना होगा उतनी तो मेहनत करेंगे सर। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज ₹40, ईच पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, देखो ईच पॉट मतलब एक पॉट, हर एक का, तो पहले एक का देखो, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज ₹40, देखो हम लिख रहे हैं ₹40, ठीक है, मोर मतलब ये आपका प्लस 40 रुपए ज्यादा, मोर देन 10 टाइम्स, अब 10 टाइम्स दिया याद रखो, एक आपको क्या बोले थे हमने, देन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, देन याद रखो, ठीक है, बहुत ज्यादा, एंड टाइम्स, तो टाइम्स आपको क्या देता है, मल्टीप्लाई देके जाता है ना, मल्टीप्लाई, तो 10 टाइम्स, 40 मोर देन 10 टाइम्स, 40 मोर देन 10 टाइम्स, 10 टाइम्स से भी ज्यादा, ठीक। अब किससे 10 टाइम्स से ज्यादा, देखो 40 मोर देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, टोटल नंबर ऑफ पॉट्स के 10 टाइम्स से भी ₹40 ज्यादा, एक पॉट की कीमत, ठीक है। अभी देखो, अभी टोटल नंबर ऑफ पॉट्स हमको नहीं पता, अभी देखते हैं आगे दिया है कि नहीं। ही मैक्स इन 1 डे, मतलब एक दिन में जो वो जितने पॉट बनाते हैं तो उनको इतने रुपीज मिलता है, कितना मिलता है, 40 मोर देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, टोटल नंबर ऑफ पॉट्स जितना भी है उसका 10 टाइम्स प्लस 40, ओके। आगे देखते हैं, इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज 600, ठीक है, मतलब एक दिन का, यहाँ पे सिर्फ एक दिन का चल रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ क्या दिया है, ऑल पॉट्स पर डे इज 600, मतलब जितना भी पॉट उन्होंने एक दिन में बनाया है ना, तो उनको कितना मिला टोटल 600, ये सबका टोटल करके कितना होगा 600, ये सिर्फ 1 डे का चल रहा है, सिर्फ पर डे 1 डे का चल रहा है, ठीक है। तो अब देखो क्या है, फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट का प्रोडक्शन आपको देखना है कितना है, एंड नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे, तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट, तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट, अभी ये कुछ चीजें तो बन गई, अब आपको क्या देखना है, नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे, नंबर ऑफ पॉट्स हमको नहीं पता, टोटल नंबर ऑफ पॉट्स नहीं पता, तो उसे हम क्या ले लेंगे, एक्स सपोज ले लेंगे, क्लियर है। तो समझ लो नंबर ऑफ पॉट्स, अभी सिर्फ ध्यान दो, फिर बाद में बताएंगे, क्योंकि जब तक ये आपका बेस लॉजिक नहीं समझोगे तब तक आप आगे कुछ नहीं कर सकते, ओके। तो ध्यान दो, एक्स क्या है आपका, हमें 2 चीज निकालना है यहाँ पर, क्या निकालना है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट, एक पॉट की कीमत निकालना है, एंड नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे, डेली में वो कितने पॉट्स बनाते हैं, ठीक है, तो डेली में कितने पॉट बनाते हैं उससे हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया। अब देखो क्या है, यहाँ पे क्या दिया, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट ₹40 मोर देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, तो टोटल नंबर ऑफ पॉट्स हमने कितना लिया, एक्स लिया, ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ पॉट्स के 10 टाइम्स से भी 40 ज्यादा, ठीक है, ये हो गई आपकी एक पॉट की कीमत, ठीक है, और आपको टोटल कॉस्ट कितना बोला है, 600 बन गया। अब क्या करना है आपको, ये आपको क्या मिला, ये आपका क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉट्स जो कि 1 डे में आप बनाते हैं, और ये है आपका एक पॉट की कीमत, और पूरे पॉट की कीमत आपकी कितनी निकली, 600।
ठीक। तो ये x आपका क्या है, पॉट्स जो एक दिन में बना, टोटल पॉट्स। ये आपका कॉस्ट ऑफ वन पॉट, ठीक है, एंड ये कॉस्ट ऑफ टोटल पॉट, कॉस्ट ऑफ टोटल पॉट। चलो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ओके, सिर्फ वन डे की बात चल रही, बाकी दिनों की बात नहीं चल रही। एक बार और समझा दे। देखो, मिस्टर कासम रन्स अ स्मॉल बिजनेस, एक छोटा सा बिजनेस चलाते हैं, अदर पॉट्स बनाते हैं। अब वो कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स इन डेली बेसिस पे वो अपना कुछ पॉट्स बनाते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 40 मोर में कभी भी प्लस आता है, लेस में कभी भी माइनस आता है। 40 मोर देन 10 टाइम्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक इन वन डे, जो कि वो एक दिन में बनाते हैं। इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज 600 रुपीज। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब प्रोडक्शन बोले तो मल्टीप्लाई ही होता है, पता है ना। तो ये सब का टोटल करने के बाद उनको वो 600 रुपीज एक दिन में कमाते हैं, अर्न करते हैं, ठीक है। इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे 600, फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट। आपको वन पॉट की कीमत निकालना है। तो ये अभी तो हमें इस बेसिस पे मिला वन पॉट की कीमत, हमको रियल में तो बताना पड़ेगा ना कितना है, ठीक है। अभी ये ऐसे तो नहीं बता देंगे 10x + 40, 10x + 40 वन पॉट की कीमत, ऐसे किसको समझेगा क्या, आप खुद भी नहीं समझेंगे, ठीक है। तो ये x की वैल्यू जब तक निकलेगी नहीं तब तक हम सॉल्यूशन कर नहीं सकते। तो यहां तक समझ में आएगा आपको, इजीली समझ में आएगा, बहुत इजी है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, हमने क्या कहा, प्रोडक्शन ऑफ बोला है ना, क्या दिया है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट एंड नंबर ऑफ पॉट्स पर डे, ई मैक्स पर डे। तो क्या बोला गया, ये 600 की क्या कैसे आया, इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज 600। प्रोडक्शन कॉस्ट बोल रहा है, मतलब ये दोनों का प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा, 600। वर्ड को ध्यान रखो, प्रोडक्शन को प्रोडक्ट निकालना है आपको, ठीक है। तो यहाँ हमारा मल्टीप्लाई, तो ये हमारा क्या बन गया। अभी पूरा इक्वेशन तो नहीं बना, लेकिन एक वो फॉर्म तो बन गया कि जिससे हम अपना सॉल्यूशन कर सकते हैं। अरे क्लियर बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमको क्या करना है, देखो सीधे सीधे लिखेंगे x, ब्रैकेट में लिखेंगे 10x + 40 = 600 और सिंपल से इसे सॉल्व करते रहेंगे, ठीक। यहाँ तक के समझ में आया, चीजें बहुत अच्छे से समझाई हमने। अब फेयर में कैसे करना है थोड़ा सा आप करो, फिर उसके बाद हम आपको अच्छे से समझाते हैं। ये फाइनली फेयर इन द सेंस जो हमने आपको रफ में बताया है ना, उसे आपको सिस्टमेटिक जो लिखने का तरीका ये ऐसा कैसे करना है। लेट मिस्टर कासम मेक नंबर ऑफ पॉट्स इन वन डे, सिर्फ एक दिन की बात चल रही है यहाँ पे, हमको आगे और किसी दिन की बात है, क्या है, सर्टेन पॉट्स वन डे डेली बेसिस पे जो बनाते हैं। तो एक दिन में उन्होंने जितना भी पॉट बनाया, तो हमको नहीं पता टोटल नंबर ऑफ पॉट्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ पॉट्स हमने क्या लिया, x लिया। ओके, लेट मिस्टर कासम मेक नंबर ऑफ पॉट्स इन वन डे भी x। ओके, अब देखिए सेकंड में he makes certain number of pots in daily basis. Production cost of, production आ गया मतलब multiplication, production cost of each pot is ₹40 more than 10 times, ₹40 more in the sense plus 40 more than 10 times, then आया मतलब किससे 10 times total number of pots, total number of pots हमने क्या ले लिया, x ले लिया है ना, उसके भी 10 टाइम मतलब 10x मल्टीप्लाई हो गया, उससे भी 40 ज्यादा मतलब प्लस 40 बन गया। सेकंड हमारा क्वेश्चन बन गया। अब देखिए क्या पूछा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब कंडीशन क्या दी है, इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे 600 रुपीज, मतलब जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, बार बार एक ही चीज बता रहे हैं, ध्यान तो प्रोडक्शन में देखना है, देन देखना है टाइम्स देखना है, टाइम्स में भी आपका क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन आएगा, यहाँ पे करके रखा है, अब रख कर देते हैं, ठीक है। मोर देन आएगा मतलब आपको प्लस करना है, लेस देन माइनस। चलो ये कुछ ये ट्रिकी हैबिट्स आपको होनी चाहिए। अब इसके बाद देखिए ये 600 हो गया, 600 क्या है, पर डे उसकी अर्निंग है, जितने भी पॉट्स बनाता है, हमें नहीं पता कितने पॉट्स बनाए, तो वो जो पॉट्स बनाता उस पॉट्स में टोटल उसको 600 रुपीज पर डे के हिसाब से मिलता है। ओके, अर्न करता है ना। तो फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट, मतलब एक पॉट की कीमत निकालना है, एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट ये पॉट्स ही मेक्स पर डे, मतलब कितने पॉट्स एक दिन में बनाता है। तो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स इज 600 रुपीज, एक दिन में 600 रुपीज कमाता है। अब देखो एक्स क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स आपको 600 है, तो पूरा तो हमारा 600 आ गया। अब ये क्या बना आपका, एक्स क्या है आपका, टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, और उसके बाद उसका प्रोडक्ट किससे, वन पॉट से के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। देखो आपको जैसे एक पॉट की कीमत 10 रुपीज है, ठीक है, एंड 5 पॉट की कीमत निकाले तो आप क्या करोगे, 10 + 10 + 10 + 10, क्या इतनी बार लिखने वाला है, नहीं, 10 × 5 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा।
है ना, बार बार वही काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो सेम ट्रिक यहाँ यूज होगी, आपको डायरेक्ट उसे मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब ये जो मल्टीप्लाई किया गया तो आपका ये इक्वेशन फॉर्म हुआ है ना। अब इस सिस्टमेटिक इक्वेशन नहीं हुआ, उसको हमें बनाना है, ये हमने बनाया, ठीक है, ये हमने बनाया। यहाँ क्या है, वर्ड प्रॉब्लम आपको जो दिया गया सिर्फ एक लॉजिक लगाना है स्टार्टिंग में, क्योंकि यही आपका मेन है। ये बन गया तो ये तो आपका है भाई, ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो 10x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय 10x स्क्वायर एंड प्लस में लगा 40x एंड 600 हमने ये क्या कर लिया, इधर ट्रांसफर कर लिया तो प्लस में था तो वो माइनस में आ गया। दिस इज 600, देन 10x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 600 इज इक्वल टू 0। क्या बन गया ये हमारा इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन अभी भी क्या कर सकते हैं, देखिए सब में क्या है, एक ऐसा नंबर है जो और सिंप्लीफाई हो सकता है। क्यों, जितना शॉर्ट करोगे, जितना सिंप्लीफाई करेंगे उतना हमारे लिए इजी होगा सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो 10, 40 एंड 600 सब में क्या है, 10 एक ऐसा नंबर है जिसे थ्रू आउट किया जा सकता है। क्लियर है। सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 10, पूरा 10 से डिवाइड कर देंगे। देखिए ऑलरेडी किया हुआ है, तो ये तो कट हो गया, 10 4 से 40 हो गया, 10 60 से 600 हो गया। ओके, और सिंप्लीफाई हो गया, x स्क्वायर प्लस 4x एंड माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको कंडीशन एक ही दी गई है, ओनली 600 आपका कहाँ है, यस सिर्फ 600 लिखा है, सिर्फ एक कंडीशन दी गई है। आप यहाँ पर कोई दो कंडीशन समझ करके लीनियर इक्वेशन पे नहीं बना सकते। x एंड y आप ये समझेंगे कि हमने चलो टोटल नंबर ऑफ पॉट्स अपने x लिया है, ठीक है, और उसके बाद फिर प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट तो उसको y ले ले, कभी नहीं, तो आपका कभी आंसर नहीं निकलने वाला। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको समझना पड़ेगा कि ये क्वाड्रेटिक है कि लीनियर है, ठीक है। तो एक ही कंडीशन दी है, सीधे सीधे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, कोई जरूरत नहीं आपको लीनियर में जाने की। हो गया, तो देखिए हो गया, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो ये तो आपने ऑलरेडी पहले से पहले कई बार सॉल्व कर चुके हैं। क्या करना है, यहाँ पर 60 फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई किया, माइनस 60x स्क्वायर निकला। माइनस 60x स्क्वायर को कैसे स्प्लिट करेंगे आप, टू पार्ट में कैसे स्प्लिट करेंगे कि आपका प्लस करके 4x आना चाहिए। कोई ऐसा नंबर है 10 एंड 6, ये इसे आप साइड में कभी भी बनाइए, ये आपके याद करने के लिए भी अच्छा है। साथ में एग्जामिनर भी इसे देखता है तो बाद में इधर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। देन प्लस 6x माइनस 6, 10 6 60 भी हो गया, एंड प्लस 10 एंड माइनस 6 करेंगे तो आपको 4x भी आ जाएगा। और डिजिट के आगे प्लस है तो प्लस ही रहेगा, यहाँ से ही लिया है हमने प्लस, और ये प्लस और माइनस डिसाइड करता है कि यहाँ पर कौन सा सिंबल आएगा। मिल गया। ओके, आप देखो इस 4x के प्लेस में हमने ये दो नंबर्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूट किया, देन उसके बाद फिर सिंप्लीफाई किया इन द सेंस कॉमन निकाला, टेकिंग कॉमन आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद ये कॉमन निकलेगा तो दोनों भी ब्रैकेट में सेम कॉमन निकलते हैं, दोनों जो सेम कॉमन निकला वो हमारा एक साइड हो गया, और जो एक्स्ट्रा बचा उसे हमने नेक्स्ट ब्रैकेट में कर दिया, इज इक्वल टू 0। अब हमें नहीं पता ये 0 जो है ये दोनों का प्रोडक्ट है, लेकिन हमें नहीं पता ये कौन सा किसका मल्टीपल है, कौन हमें सॉल्यूशन देकर जाएगा, तो हमें दोनों में रख के चेक करना है। हमने दोनों में रखा, चेक किया, तो x इज इक्वल टू आपका देखो ये +10 था तो उधर जाके -10 हो गया, और यहाँ x इज इक्वल टू -6 था तो उधर जाके क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है, समझ में आया। लेकिन अब देखो जो नंबर ऑफ पॉट्स कभी निगेटिव होते क्या, नहीं, नंबर ऑफ पॉट्स एजेस ये कभी निगेटिव में थोड़े जाते हैं वापस, है ना, हमेशा पॉजिटिव रहता है, 1 2 3 4 ऐसे ही रहता है, काउंटिंग वैसी रहती है, नेचुरल नंबर से काउंटिंग होती है ना, इंटीजर्स में नहीं। अब बट द नंबर ऑफ पॉट कैन नॉट बी निगेटिव, x -10 इज नॉट पॉसिबल। क्लियर, ये स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है, बाद में आप इसका आंसर्स लिखेंगे। देन x स्क्वायर 6, सॉरी x इज इक्वल टू 6, देखो अब क्या लिखेंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट। अभी क्या पूछा, देखो यहाँ तक हो गया, हमने क्या कहा था, यहाँ आने के बाद आप सीधे सीधे क्वेश्चन में जाना, तो क्वेश्चन में जाने क्यों जाना, क्योंकि हमें आंसर देखना है कि निगेटिव और पॉजिटिव में जैसे आंसर आया है तो यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज के बारे में बोला जा रहा है कि अगर क्या निगेटिव आ सकता है, लेकिन पॉट के बारे में बोला जा रहा है वो कभी निगेटिव में नहीं है, आंसर पॉजिटिव में आएगा। आगे आपका x इज इक्वल टू 6, x क्या था आपका, x क्या था, नंबर ऑफ पॉट्स पर डे का, मतलब कितना, एक दिन में 6 पॉट्स बनाते थे। क्लियर हो गया, x की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, तो ये x की वैल्यू मिली है 10 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 40 करेंगे, तो देखो यहाँ देखो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, हमको दो चीजें निकालना है, ठीक है, एक तो हमारा निकल गया टोटल नंबर ऑफ पॉट्स निकल गया जो पर डे का था, x इज इक्वल टू 6। अब प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ पॉट्स पर डे इज 600 रुपीज आपको बोला है, ठीक है। हाँ, प्रोडक्शन को ही मैक्स पर डे, जितना पर डे उन्होंने, जितना उनको हर पॉट में मिला, मतलब 6 पॉट में जो मिला, तो हमें कैसे निकालेंगे, एक पॉट की कीमत निकालना है, एक पॉट की कीमत कैसे निकालेंगे, 10x प्लस 40, हमारा क्या था, एक पॉट की कीमत थी, लेकिन क्या 10x प्लस 40 अगर आपसे पूछेगा कि ये पॉट की कीमत कितनी है ना, इसकी वैल्यू कितनी है, तो क्या 10x प्लस 40 बोलेंगे, क्या समझने वाले हैं, कुछ भी नहीं। तो हमको रियल वैल्यू बताना है, वो x
की वैल्यू क्या है उसके साथ में मल्टीप्लाई करना है एंड सिंप्लीफाई करके हमको जो रियल वैल्यू है सीधे सीधे बताना है। हर कोई इस चीज को नहीं समझता। तो x की वैल्यू हमको 6 मिल गई, 10 के साथ में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 40, तो 6 का मल्टीप्लाई किया 60, 60 प्लस 40 इज इक्वल टू 100। मतलब 1 पॉट की कीमत कितनी निकली आपकी, कितनी निकली 100 रुपीज। टोटल उन्होंने कितना पॉट्स बनाया 6 पॉट, x की वैल्यू 6 आई, 6 पॉट बनाया। एक दिन में 6 पॉट बनाते हैं, एक पॉट की वैल्यू 100 रुपीज, तो 6 पॉट की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है आपके क्वेश्चन में 600 निकल के आ गया। ठीक है, इजी है। अब इसका आंसर कैसे लिखना, तो आंसर लिखने के लिए थोड़ा सा आपको रफ करना पड़ेगा, ब्लैक बोर्ड छोटा पड़ता है। ठीक है, पहले नोट डाउन कर लो, उसके बाद फिर थोड़ा सा रफ करते हैं। तो देखो आंसर कैसे लिखना है, द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट इज ₹100, निकला यहाँ पर 100। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ का हमने रफ कर दिया और आंसर लिखा। ध्यान दो, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट इज ₹100 एंड मिस्टर कासम मेक्स 6 पॉट्स पर डे। 2 क्वेश्चन पूछे था, दोनों क्वेश्चन का आंसर, एक दिन में कितने पॉट बनाते हैं और एक पॉट की कीमत कितनी, निकल के आगे। वेरीफाई करना है, वेरीफाई करके भी दिखा देते हैं। ये आपको नोटबुक में करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके समझने के लिए कि आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए ऐसा हुआ तो कैसे हुआ। ठीक है, क्या करना है, देखो 6 पॉट है, 6 पॉट है मतलब टोटल कितना हुआ 600 रुपीज होगा ना, 100 रुपीज के हिसाब से 600 रुपीज होगा। अब देखो ये तो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया, ये आपको पहले नहीं पूछा जाता, पहले कई सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें सिर्फ आपको एक ही आंसर पूछा जाता था। यहाँ ऑलरेडी दोनों आंसर पूछे, तो एक तो आपका ऐसे ही निकल के आ गया है ना, मतलब पर पॉट की कीमत निकल के आ गई और दूसरी क्या निकल के आ गई, दूसरी की जो टोटल पॉट बना वो भी निकल के आ गई। सिर्फ आपको वेरीफाई क्या करना है कि ये जो 6 पॉट की कीमत है ये आपको 600 रुपीज, इसकी वैल्यू 600 रुपीज आपको ऑलरेडी गिवन है आपके क्वेश्चन में, जो कंडीशन दी गई थी, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेरिफिकेशन, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है तो उसको आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चलो इसे भी नोट डाउन कर लो। हो गया क्लियर, ठीक। तो आज क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आपके ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया हमने लेक्चर नंबर 2। अब लेक्चर नंबर 3 में जो 4 क्वेश्चंस ऑलरेडी आपके बचे हुए हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। पहले इतने को सॉल्व करो, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। वीडियो बहुत पसंद आती है तो प्लीज अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, ज्यादा अच्छा लगेगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। ओके, देन गुड लक, गुड बाय।